चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्थिक समृद्धि क्या है, दो चीज़ें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात, आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और आर्थिक विकास क्या होता है। तो अब एक एक टर्म को हम लोग चीज़ों को समझेंगे। देखिए आर्थिक समृद्धि क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ से आशय क्या होता है कि जो हमारी जीडीपी होती है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, दो चीज़ें, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में, तीनों में अगर तीनों में निरंतर वृद्धि हो रही है तो इसको क्या कहते हैं, आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्थिक समृद्धि जो है उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है कि भाई आपको तीनों में, देखिए सकल घरेलू उत्पाद में ये भी उत्पादन की वृद्धि से संबंधित, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये भी उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, और प्रति व्यक्ति आय, जब एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जो आय है वो बढ़ेगी तभी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी ना। तो ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं वो उत्पादन की वृद्धि से संबंधित हैं, जिसमें कि परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं कि भाई अभी 10 था 15 है, अब 20 है 25 है, इस तरीके से, ठीक है, जो कि श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति आय होता है। ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो देश की राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या, तो यह फॉर्मूला होता है देश की राष्ट्रीय आय बटे ऑब्लिक देश की जनसंख्या, तो यह प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा, अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, आर्थिक विकास की। तो देखिए आर्थिक विकास उस प्रक्रिया से है, इसका अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त साधनों, ध्यान रखिएगा, समस्त साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है, ठीक है, उन रिसोर्सेज का, जो चीज़ें हैं हमारे देश में उनका अच्छी तरीके से उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा जनता के, ध्यान रखिएगा, जनता के जीवन स्तर और समाज कल्याण का सूचकांक बढ़ता है, अर्थात इनमें आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों चरों को शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखिए, मतलब जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ है वो केवल आर्थिक तत्वों से संबंधित है, और आर्थिक विकास जो है वो आर्थिक और अनार्थिक दोनों चीज़ों से संबंधित है। तो दोनों अलग अलग बातें हो गई, ठीक है। तो आर्थिक विकास क्या है, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है इसमें आपके आर्थिक और अनार्थिक दोनों तत्व शामिल होते हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ में केवल आर्थिक तत्व शामिल होते हैं। तो इन चीज़ों को आप समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक चरों में जो चर शामिल होते हैं, जो ऊपर वाले आर्थिक चर जो आए हैं, और गैर आर्थिक चरों के अंतर्गत क्या आता है कि जैसे सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में गुणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं, जैसे शिक्षा का स्तर, साक्षरता दर, पोषण स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, जीवन प्रत्याशा, लैंगिक विकास, तो इन चीज़ों को भी उसमें जोड़ा जाता है। इस प्रकार आर्थिक विकास जो है आर्थिक समृद्धि की तुलना में बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। आर्थिक विकास होने पर आवश्यक रूप से आर्थिक समृद्धि भी होगी ही होगी। भाई सीधी सी बात है कि जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हो गया आर्थिक, ठीक है, आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, आर्थिक समृद्धि, और एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो इसको क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास। इसमें आर्थिक और जैसे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों तत्व शामिल होते हैं। तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ तो होनी तय है, ये जरूरी है, ठीक है। अब इसमें और क्या चीज़ें आती हैं कि जैसे आर्थिक समृद्धि होने पर, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होने पर भी यह आवश्यक नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ बराबर राष्ट्रीय उत्पाद बराबर परिमाणात्मक के आकार में, जो परिमाण है, जो क्वांटिटी है, तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। जबकि आर्थिक विकास क्या होता है, राष्ट्रीय उत्पाद प्लस
परिमाणात्मक परिवर्तन प्लस जीवन की गुणवत्ता एवं गुणात्मक गुणवत्ता में परिवर्तन। तो ये सारी की सारी चीज़ें आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए आर्थिक विकास का मापन कौन कौन सी भिन्न भिन्न जो प्रणालियां हैं उनको देखते हैं। तो जैसे देखिए विभिन्न देशों में आर्थिक विकास के मापन और तुलनात्मक स्थिति को प्रकट करने के लिए 5 दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से हैं? आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, क्रय शक्ति क्षमता विधि जो परचेजिंग पावर प्रायोरिटी मेथड होता है इसके माध्यम से, निवल आर्थिक कल्याण जो नेट इकोनॉमिक वेलफेयर होता है उसके माध्यम से। ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये आपके मापन होते हैं। अब देखिए मूल आवश्यकता प्रत्यागम क्या होता है कि जैसे हिक्स एवं पॉल स्ट्रीटन ने मानव विकास के मापन के रूप में क्या किया है कि जैसे आधारभूत आवश्यकताओं के 6 सामाजिक सूचकांकों पर विचार किया है। तो स्टीटन ने क्या किया है? 6 सामाजिक सूचकांकों पर विचार किया है। तो पहला कौन सा है? पहला है शिक्षा। शिक्षा कहाँ तक की? प्राथमिक शिक्षा साक्षरता। ठीक है, स्वास्थ्य किससे संबंधित है? जीवन प्रत्याशा से। खाद्य प्रति व्यक्ति कैलोरी आपूर्ति कितनी हो रही है, और स्वच्छता, बाल मृत्यु दर तथा स्वच्छता प्राप्त जनसंख्या का प्रतिशत। और 5वां कौन सा है? स्वच्छ जलापूर्ति, स्वच्छ जलापूर्ति प्राप्त जनसंख्या कि कितने प्रतिशत जनसंख्या को स्वच्छ जल मिला है, और आवास कैसा है या कोई नहीं है। इन आधारों पर ये चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा आधार कौन सा है? जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। ठीक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसकी अवधारणा को प्रतिपादित किया था 1976 में मॉरिस ने नामक एक अर्थशास्त्री थे। तो इन्होंने ऐसा एक व्यापक संकेतक बनाया था जो विकास के प्रयासों के परिणामों को क्या करता था कि व्यापक अर्थों में प्रस्तुत कर सके। तो इन्होंने 3 संकेतकों का चुनाव किया था। तो 3 संकेतक कौन से हैं? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, बेसिक लिटरेसी जो होती है। तो इन 3 आधारों को इन्होंने बनाया था। ठीक है, माना था। अब अगली चीज क्या होती है? क्रय शक्ति समता विधि, जो परचेजिंग पावर प्रायोरिटी मेथड जो होता है। तो सर्वप्रथम देखिए इसको प्रयोग किसने किया था? सबसे सर्वप्रथम, जैसे यही आपसे 25 शब्दों में 50 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाए तो आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर के निर्धारण हेतु इस विधि का प्रयोग किया था। विभिन्न देशों में रहन सहन का स्तर, जैसे मान लीजिए इंडिया में किस तरीके का रहन सहन स्तर है, बांग्लादेश में कैसा है, पाकिस्तान में कैसा है और चाइना में कैसा है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए 1993 में IMF ने रहन सहन के स्तर को निर्धारित करने के लिए क्रय शक्ति समता विधि यानी परचेजिंग पावर प्रायोरिटी का मेथड अपनाया था। अब इसमें क्या होता है, इन चीज़ों को अब एक एक करके समझते हैं। देखिए वर्तमान में विश्व बैंक संसार के देशों में तुलनात्मक रहन सहन, ध्यान रखिएगा वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रहन सहन के निर्धारण हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग कर रहा है। कौन कर रहा है? विश्व बैंक कर रहा है। इसके अंतर्गत देश की सकल राष्ट्रीय आय को किसी पूर्व निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय दर पर व्यक्त न करके उस देश की विशेष उस देश के भीतर मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर रुपए की तुलना हम डॉलर से न करें, जो हमारे देश के अंदर जो मुद्रा है उसी से करें, ठीक है, तो हमें वहाँ का जीवन स्तर पता लग जाएगा। जैसे कि भारत में 100 रुपये में जितनी वस्तु और सेवा का क्रय हो सकता है, जैसे मान लीजिए आज की डेट में आप विकास नाम के व्यक्ति हैं, ठीक है, विकास नाम के व्यक्ति हैं और आपने भारत में 100 रुपये में जितनी वस्तु और सेवा का क्रय हो सकता है उतनी ही वस्तु और सेवा का क्रय अमुक मानक देश में कितने डॉलर, कितने येन या कितने पाउंड में होगा। तो ये क्या है? परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, एसडीआर है 2016 के अनुसार क्रय शक्ति समता जो है इसके आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति आय जो निकाली गई थी वो आपके $5,663
थी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इससे संबंधित, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी से संबंधित। क्या है, जैसे मान लीजिए आप इंडिया में रह रहे हैं, पर क्रय शक्ति क्षमता क्या होती है कि जैसे हमने 100 रुपये में भारत में कितना खरीदा, कितनी सेवाएं मिली 100 रुपये में, और उतने ही पैसे में दूसरे देश में हमें कितने, उतनी ही चीज़ को खरीदने के लिए दूसरे देश में कितना पाउंड, कितना डॉलर, कितना येन हमें देना पड़ेगा। तो ये क्या है, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी। ठीक है, अब देखिए अगली चीज जो है हरित लेखांकन, देख लेते हैं हरित लेखांकन क्या होता है, ग्रीन अकाउंटिंग क्या होती है, इसे पर्यावरणीय लेखांकन भी कहा जाता है। अब जैसे आपसे 50 शब्दों में पूछ लिया जाए या 25 शब्दों में पूछ लिया जाए तो आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, इससे पर्यावरणीय लेखांकन की भी संज्ञा प्रदान की गई है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाने में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों जैसे वन संपदा, खनिज संपदा, जल संसाधनों आदि का क्या होता है, लगातार अपक्षय होता है, यानी कम होता रहता है, घटते रहते हैं। सामान्यतः कोई भी सरकार या देश राष्ट्रीय उत्पाद का आकलन करते समय अपक्षय हुए संसाधनों की लागत, उनकी भरपाई हेतु किए गए प्रयासों पर आई लागत पर विचार नहीं करती कि भाई अगर हमने कोयले जो खदान होती हैं, कोयला जो निकाला जाता है प्राकृतिक संसाधन है और इसका अपक्षय भी हो रहा है, मतलब इसमें कमी भी आ रही है, तो इसको ठीक करने में हमने कितने पैसे खर्च किए, क्या उससे रिजल्ट आए, इन सारी चीज़ों का नहीं होता है, चीज़ें उन चीज़ों पर कोई विचार विमर्श नहीं होता है। हरित लेखांकन में इसी विसंगति को दूर किए जाने का प्रयास किया गया है। हरित लेखांकन क्या है, हरित लेखांकन राष्ट्रीय आय आकलन करने की ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पाद की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के अपक्षय लागतों को राष्ट्रीय उत्पाद से घटा दिया जाता है, राष्ट्रीय उत्पाद में से घटा दिया जाता है कि जैसे कितने कितने संसाधन भाई हमारी राष्ट्रीय जो हमारे देश है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय आय है 1200 रुपये, सॉरी एक मिनट, जैसे राष्ट्रीय आय है 100 रुपये मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, और जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी आई है, जो अपक्षय हुआ है जिन उत्पादों का, तो वो आया है 10 रुपये का, तो हमने राष्ट्रीय आय में से 100 में से 10 रुपये माइनस कर दिए, तो बाद की बची हुई चीज़ें आई। ठीक है, उसकी पूर्ति के लिए प्रयास की गए आई लागतों को भी राष्ट्रीय जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसमें समायोजित किया जाता है कि भाई जो ये कमी आई है इसको हम कहाँ समायोजित करें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में समायोजित किया जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। सामान्यतः तौर पर क्या होता है कि जीडीपी का आकलन करते समय मानव विनिर्मित पूंजीगत अस्तियों के उपयोग, जैसे पूंजी हास जो होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी एक मशीन लाते हैं, मशीन की कीमत आज की डेट में वही है, अब 1 साल के बाद वह मशीन चलती रही तो उसकी कीमत और उसकी जो मूल्य होगा उसमें गिरावट आई ना, जो मूल्य हास हुआ, पूंजी हास हुआ, उसको समायोजित किया जाता है और इसमें प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन एवं उपभोग भी शामिल कर लिया जाए तो नए आंकड़े प्राप्त होंगे। वे पर्यावरणीय समायोजित सकल घरेलू उत्पाद या हरित जीडीपी या पोषणीय जीडीपी कहलाते हैं। इन आंकड़ों की तुलना में राष्ट्रीय आय के साथ करने पर यह भी हमें पता लगता है कि किसी देश का विकास जो है कहीं पर्यावरणीय क्षति की लागत पर तो नहीं हो रहा है कि पर्यावरण को नुकसान करने पे, और जो जीडीपी है वो जीडीपी को बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्रीन जीडीपी का क्या तात्पर्य है, तो ग्रीन जीडीपी जो होती है दोस्तों, तो ग्रीन जीडीपी का तात्पर्य एक निश्चित अवधि में प्रति व्यक्ति संपदा की उस अधिकतम मात्रा से है जिसे राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा को स्थिर रखते हुए प्राप्त किया जा सकता है। ग्रीन जीएनपी का जो मूल्यांकन है वह प्रत्येक 10 वर्ष के बाद विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आज की डेट में हम लोग चीज़ों को यहीं तक देखेंगे। अगले वाले लेक्चर से हम लोग ग्रीन वित्त से चीज़ों को देखेंगे, ग्रीन फाइनेंस से देखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग छोटे छोटे टर्म को अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है।